हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज फिर से हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक मैंने आपको बताया है। इस वीडियो में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में वो 3 इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, और उन्हीं चीजों पर फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो आइए जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के उन 3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हमने जाना था कि इसमें हैबिचुअल एक्शन आते हैं। किस प्रकार के एक्शन? मैंने कहा कि यार राम क्या करता है, आपने कहा कि अरे वो कुछ नहीं, राम तो सिर्फ झूठ बोलता है। तो ये जो भी एक्शन, जो भी काम कोई भी इंसान करता है, ता है, ती है, ते है, ऐसे जो जनरलाइज एक्शन होते हैं, किसी की हैबिट वाले एक्शन होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, साइंटिफिक फैक्ट जो होते हैं, वो हमारे प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में आए थे। तो इस प्रकार की चीजों को हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लिए थे। अब आइए बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए जरा, मैं अगर बात करूं आपके सामने बेसिक स्ट्रक्चर की, तो आपने कहा था किसी भी सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है। आपने कहा था सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब, और वर्ब के बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। ये मैं किसी पर्टिकुलर टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, ये सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं तो ओवरऑल अगर देखें तो वर्ब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में एस या ईएस लग जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, मैंने अगर आपसे कहा कि आप क्या करते हैं, आपने बोला जी मैं चाय पीता हूं, मतलब चाय पीने का आप काम करते हैं। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और यही क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावना होती है। देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि मैं चाय पीता हूं, तो आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि आप ये काम कब करते हैं, यस और नो, आप ये काम कब करते हैं। तो देखिए, कंटिन्यूस में ऐसा नहीं बोल सकते आप कि आप ये काम कब कर रहे हैं। तो ये तो आप तभी कर रहे हैं जब आप बोल रहे हैं। कब करते हैं मतलब कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस है। मतलब यहाँ पर अब पहली चीज जो हमें सीखनी है वो हमें सीखनी है फ्रीक्वेंसी के बारे में। प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में फ्रीक्वेंसी का यूज होता है। मैंने आपके सामने लिखा फ्रीक्वेंसी। इन चीजों को समझते चले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली चीज हमारे सामने आ जाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है गिवन टाइम में, दिए गए समय में किसी काम का रिपीट होना, किसी काम के रिपीटेशन को ही फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। एक सेकंड रुको। आपने कहा जी ये काम तो मैं हमेशा करता हूं। हमेशा मतलब आपने एक शब्द लिखा ऑलवेज। मैंने क्या लिख दिया? ऑलवेज। तो ऑलवेज एक फ्रीक्वेंसी, मतलब ये काम आप हमेशा करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी वाले शब्द और कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मैंने कहा ऑलवेज, या मैंने कहा मैं ये काम कभी नहीं करता हूं, तो मैंने लिखा नेवर। अगर मैंने कहा मैं ये काम कभी कभी करता हूं, तो मैं लिखूंगा जी समटाइम्स। हाँ या ना? समटाइम्स। अब मैं कुछ और शब्द आपके सामने लिख रहा हूं, आप देखेंगे। जैसे मैंने लिखा स्कार्सली, वेयरली, ये वेयरली, रेयरली एंड सेल्डम। ये चारों जो शब्द हैं वो एक ही मीनिंग के हैं, इसलिए मैंने आपके सामने इनको एक साथ लिख दिया है। अगर मैं बात करूं ऑफन, ऑफन का मतलब क्या होता है? आपने कहा ऑफन मतलब अक्सर होता है। इसी प्रकार ट्वाइस लिख देता हूं, मतलब कि एक बार। वंस लिख देता हूं, ट्वाइस मतलब 2 बार, वंस मतलब एक बार। इसी प्रकार थ्राइस और दे देते। तो मैंने पहली चीज हमने देखी कि जो भी फ्रीक्वेंसी वाले शब्द हैं, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, स्कार्सली, वेयरली, रेयरली, जितने भी आपके शब्द हैं, ये सिर्फ प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में यूज किए जाते हैं। कभी भी इनको प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में यूज करना नहीं है। बस इतनी सी चीज आपको यहाँ से सीखनी थी। इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि आई एम ऑफन टीचिंग यू, मैं आपको अक्सर पढ़ा रहा हूं। नहीं, आई ऑफन टीच यू, मैं आपको अक्सर पढ़ाता हूं। बात समझ में आ गई होगी। आइए कुछ एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। पहली एग्जाम इंपॉर्टेंट बात क्या है? फ्रीक्वेंसी के सारे वर्ड जो है आपके, वो कौन से टेंस में आते हैं? प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। इस बात को नोट करेंगे, कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझेंगे। देखिए जरा, मैंने आपके सामने लिखा कि ही इज समटाइम्स coming here। या फिर मैं आपके सामने लिख सकता हूं he is never coming here। I am always speaking
इन सेंटेंसेस को देखिए, आपके सामने क्या है कि हम देख पा रहे हैं कि समटाइम्स एक फ्रीक्वेंसी वर्ड है। फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने क्या बताया, किसी काम, कोई भी काम कितनी बार रिपीट हो रहा है। नेवर एक फ्रीक्वेंसी वर्ड है, ऑलवेज एक फ्रीक्वेंसी वर्ड है। जैसे ही आपने इन फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को देखा, आपने कहा ये कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आएंगे। कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आएंगे, इसका मतलब आपको वर्ब से आईएनजी को हटाना पड़ेगा। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं यहीं पर इसको गलत कर देता कि यहाँ पर ये जो इज लगा है वो गलत लगा हुआ है, लेकिन मैं अगर करेक्ट की बात करूं तो आपने कहा सबसे पहले कमिंग से आईएनजी हटाइए। क्यों? क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी वर्ड सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, जहां पर स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो कमिंग से आपका आईएनजी हटेगा तो ये हो जाएगा कम, और आप कहेंगे जैसे ये कम हुआ, हेल्पिंग वर्ब की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, सीधा मेन वर्ब होगी, तो ही समटाइम्स, कम का क्या हो जाएगा, कम्स, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ही समटाइम्स कम्स हियर, वह यहाँ कभी कभी आता है। दूसरा, ही इज नेवर कमिंग हियर, आपने कहा कमिंग से आईएनजी हटेगा, ये होगा कम। नेवर एक फ्रीक्वेंसी वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, ही नेवर कम्स हियर, वह यहाँ कभी नहीं आता है। अगला शब्द, आई एम ऑलवेज स्पीकिंग लाइव, आपने कहा स्पीकिंग नहीं होगा, ऑलवेज एक फ्रीक्वेंसी वर्ड है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि वर्ब यहाँ पर है। आपने कहा ऑलवेज सही है, एम को हटाइए, आई ऑलवेज स्पीक लाइव, आई ऑलवेज स्पीक अ लाई। वैसे स्पीक के लिए, लाई के लिए टेला लाई लगता है, ये सही एक्सप्रेशन है, आप इसको इस प्रकार भी सुधार सकते हैं। मैंने स्पीक लिख दिया था। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। क्या बोला आपने कि फ्रीक्वेंसी वर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में यूज कीजिए, तब आपका कभी भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे रूल की तरफ, जो कि और आसान है, और समझने की कोशिश करते हैं। आगे हम बढ़े, और अगली मैं जो चीज आपके सामने ले रहा हूं वो हमारा है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। दूसरा मैं आपके सामने रख रहा हूं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। छोटे छोटे तरीके से चीजों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहली वीडियो में मैंने बेसिक समझाया है टेंस का, और इस वीडियो में मैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने बात कर रहा हूं, ताकि कम पढ़कर आप ज्यादा स्कोर एग्जाम में कर सके, ज्यादा एग्जाम की चीजों को समझ सके। वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होती है? वर्ब ऑफ परसेप्शन वो वर्ब्स होती है, देखिए परसेप्शन का मतलब होता है धारणा, तो ऐसी वर्ब्स जिनको सिर्फ और सिर्फ आप फील कर सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूं वर्ब ऑफ परसेप्शन या फिर वर्ब्स ऑफ फीलिंग। वर्ब्स ऑफ फीलिंग जो है आपकी, वो हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अक्सर बोलते हैं किसी को आई लाइक यू, कभी आपने बोला है आई एम लाइकिंग यू? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो लाइक वर्ब है उसको आप या सामने वाला सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। इसका मतलब फील कर सकते हैं, इसका मतलब इस चीज ये है आपकी वर्ब ऑफ परसेप्शन। दूसरी चीज, वर्ब ऑफ परसेप्शन कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आती। कौन से टेंस में नहीं आती? कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आती, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में आती है। तो आइए जरा देख लेते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन कौन कौन सी हो सकती है। मैंने क्या कहा? वर्ब ऑफ परसेप्शन जिनको सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा, इनसे एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके सामने मैं लिखता हूँ कुछ वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। जैसे कि मैंने लिखा नो, नो मतलब होता है जानना। आपके सामने मैंने लिखा नो। अगला मैंने लिखा वांट, वांट मतलब चाहना। अगला लाइक हुआ आपके सामने, लव हुआ। ये सारी क्या है? वर्ब ऑफ परसेप्शन। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। अगली वर्ब ऑफ परसेप्शन हुई फॉरगेट, फॉरगेट को भी आप वर्ब ऑफ परसेप्शन। फील में आपके सामने अभी मैंने लिखा था, फील भी एक वर्ब ऑफ परसेप्शन है। लाइक हुआ, लाइक का आप लिख सकते हैं डिसलाइक। अगर लव का उल्टा लिख सकते हैं हेट, हेट मतलब कि नफरत करना होता है। बिलीव, ये इंपॉर्टेंट वर्ब मैं आपके सामने लिखवा रहा हूं। नोटिस, ये जो है आपकी वर्ब ऑफ परसेप्शन है। इनके अलावा भी कई सारी वर्ब ऑफ परसेप्शन है, ये एग्जाम में पूछी जाने वाली वर्ब ऑफ परसेप्शन है। याद रहे, वर्ब ऑफ परसेप्शन में कभी भी आईएनजी नहीं लगता है।
कभी भी क्या नहीं लगता है, आईएनजी। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर मैंने तो सुना हुआ है अंडरस्टैंडिंग होता है, जी बिल्कुल होता है। जब आप वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो वो जेरेंडियल फॉर्म ऑफ नाउन हो जाएगा और जो एक नाउन की तरह काम करेगा। ये वाली बात हमें आगे समझने को मिलेगी। आप कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ इसमें आईएनजी नहीं देखेंगे, क्योंकि जब भी इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी वो कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा, और कंटिन्यूअस टेंस में ये वर्ब्स कभी भी आती नहीं है। क्या बोला मैंने, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ही वर्ब ऑफ परसेप्शन का यूज किया जाता है। आइए जरा कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूं, इन वर्ब्स को आप नोट कर लेंगे। इनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा, आई एम नोइंग राम, मैं राम को जान रहा हूं। दूसरा, आई एम wanting money to start my business। आगे कितना भी बड़ा लिख सकते हैं सेंटेंस को। he is liking her and I या फिर you are understanding the truth। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने बड़ी ही आसानी से आप इनको कर देंगे कि नो एक वर्ब ऑफ परसेप्शन है, वांट एक वर्ब ऑफ परसेप्शन है, लाइक एक वर्ब ऑफ परसेप्शन है, अंडर एक वर्ब ऑफ परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग एक वर्ब ऑफ परसेप्शन है। वर्ब ऑफ परसेप्शन जिनको सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है, फील करने वाली वर्ब जो होती है वो वर्ब ऑफ परसेप्शन कहलाती है। ये कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आती। तो आपने कहा नो नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोइंग का नो होगा। वांटिंग का क्या होगा, आपने कहा ये वांट होना चाहिए। लाइकिंग का आपने कहा ये लाइक होना चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग का आपने कहा ये अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो आपने कहा जब जैसे ही हमने इन वर्ब ऑफ परसेप्शन को फर्स्ट फॉर्म में लेकर आए हैं तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की कोई भी जरूरत नहीं है सर। तो मैं सारी हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से क्या करूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा, और जैसे ही मैं हेल्पिंग वर्ब को एलिमिनेट करूंगा मेरी मेन वर्ब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करने लगेगी। आई के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, इसलिए आई नो राम बिल्कुल सही हुआ। आई के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, इसलिए आई वांट मनी बिल्कुल सही हुआ। ही के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, इसलिए लाइक में आप यूज करेंगे एस का, तो ही लाइक्स हर। एंड यू के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा, इसलिए यू अंडरस्टैंड द ट्रूथ बिल्कुल सही हुआ। तो ये थी आपकी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। आपने क्या कहा, वर्ब ऑफ परसेप्शन में कभी आईएनजी मत लगाइए। दूसरी बात, वर्ब ऑफ परसेप्शन को प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। अब तीसरी और काफी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने करने जा रहा हूं, आइए जरा समझते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग प्रेजेंट के इंडेफिनिट से। देखिए तीसरी और इंपॉर्टेंट बात जो है वो कंडीशनल क्लॉज को लेकर है। कंडीशनल क्लॉज एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें दो सेंटेंस होते हैं और एक कंडीशन दूसरी कंडीशन पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा अगर आप कल आते हैं तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। यहाँ पर कंडीशन है, क्या है, अगर आप आते हैं तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इन प्रकार के सेंटेंसेस में एक सेंटेंस गलत हो जाने पर दूसरा अपने आप गलत हो जाता है। कैसा, अगर आप आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, इसका मतलब नहीं आए तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो इस प्रकार के जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो पहले मैं बता दूं आपको कि कंडीशन कैसे लग सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने कहा किसी सेंटेंस में लगा हुआ है इफ। इफ कंडीशन को दिखाता है, हाँ यार, अगर मैं इफ की बात करूं तो इफ का मतलब होता है यदि। इफ कंडीशन को दिखाता है। इफ मतलब क्या बताया आपने, इफ। यदि किसी सेंटेंस में लगा हो अनलेस, तो अनलेस का मतलब भी क्या होता है, जब तक नहीं। ये बात हम जानते हैं अनलेस के बारे में। इसी प्रकार अनटिल की अगर बात करूं तो अनटिल भी वही मीनिंग देता है, हाँ या ना। ये आपके सामने वैन लगा देता हूं मैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम में पूछे जाने वाला है। वैन, एज लॉन्ग एज या फिर एज सून एज सून। एज की अगर मैं बात कर लेता हूं, प्रोवाइडेड दैट की मैं बात कर लेता हूं। प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है शर्त यह है कि। तो ये जो होते हैं, अगर मैं आपके सामने बात करता हूं इनकी,
इफ के साथ में एक और लिख देता हूं आपके यहाँ पर इन केस। एग्जाम में जो आपके सामने पूछे जाते हैं इनमें से सिर्फ चार हैं आपके सामने, इफ, अनलेस, व्हेन एंड इन केस। आपको क्या करना है, आप जैसे ही इन शब्द को देखेंगे तो आपको पता है कि सेंटेंस में कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन का मतलब, इफ का मतलब होता है यदि आप आएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब तक आप नहीं आएंगे मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, जब तक नहीं। अनटिल का मतलब भी जब तक नहीं होता है, ये कंडीशन के सेंस में होता है, ये समय के सेंस में होता है, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। व्हेन का मतलब क्या होता है, जब। इन केस का मतलब भी क्या होता है, इस शर्त पर, या फिर यदि समझ लीजिए इन शॉर्ट में आप इसको। तो ये जब किसी सेंटेंस में लग जाते हैं तो अब जरा स्ट्रक्चर को समझिए आप। इसको मैं मिटा रहा हूं और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, टेंस में या इंग्लिश में दो कंसेक्यूटिव क्लॉज जो होते हैं, कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक आने वाले दो क्लॉजेज, कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होते। कहने का क्या मतलब है, अगर मैं आपके सामने दो क्लॉज लिखता हूं, क्लॉज फर्स्ट या क्लॉज यहाँ पर क्लॉज सेकंड। क्लॉज का मतलब आप अभी सेंटेंस से समझे, मैंने क्लॉज की आपको डेफिनेशन नहीं बताई है, इन शॉर्ट बता देता हूं। सब्जेक्ट के साथ जब वर्ब होती है तो वो क्लॉज कहलाता है। अभी आप सेंटेंस समझिए, तो जब दो सेंटेंस एक साथ आएंगे तो दोनों फ्यूचर में नहीं होते। एक जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है, एक जो होगा वो कौन से टेंस में होगा, आपने कहा प्रेजेंट टेंस में होगा। और प्रेजेंट के कौन से टेंस में होगा, आपने कहा प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में होगा। और जो दूसरा होगा वो फ्यूचर में हो सकता है, मतलब कि वो फ्यूचर के इंडेफिनिट में होगा, फ्यूचर के इंडेफिनिट में होगा। अब सर यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट कहां से आ जाता है, तो अभी मैंने आपके सामने बोला कि यदि आप कल आएंगे तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ये दोनों ही सेंटेंस आप देखेंगे फ्यूचर में है, आप आएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इस कंडीशन में फ्यूचर वाला एक सेंटेंस बनेगा। तो हमने कहा जब मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगा तो कभी भी दो कंसेक्यूटिव क्लास फ्यूचर में आने वाले नहीं है, एक प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होगा और दूसरा फ्यूचर के इंडेफिनिट में होगा। अब कंडीशन ये है कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट में कौन सा होगा, तो जिस सेंटेंस में कंडीशन लगी हुई है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, कंडीशन लगी हुई है, वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आएगा। और प्रेजेंट कंडीशन किसमें लगी है, यदि आप कल आते हैं, मतलब कि इफ अगर लगा है तो ये वाला जो होगा वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होगा। तो स्ट्रक्चर आप समझिए, पहले सब्जेक्ट, मतलब कि पहले कंडीशन जो कि इफ हो सकती है, इफ अनलेस जितने भी मैंने शब्द बताए हैं, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जबकि दूसरा वाला सेंटेंस क्या होगा, आपने कहा सब्जेक्ट प्लस यहां पर लगेगा विल या फिर शैल, और विल एंड शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें रखने वाली कोई भी बात नहीं है, पहले आप इस बात को समझिए। कि अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस को देखिए, ये मैं मिटा रहा हूं आपके सामने से। देखिए जरा यहां पर आइए, मैंने आपके सामने लिखा, एग्जाम में बिल्कुल आसान सेंटेंस आता है, इफ you will call me, I will talk to you. Ram will not come until Sita invites him. Until Sita will, यहां पर मैं लिख रहा हूं until Sita will invite him. I will not spare him, या फिर if I will not give him money, he won't go for shopping. ये देखिए तीन सेंटेंस हमारे सामने। इफ यू विल कॉल मी आई विल टॉक टू यू, यदि आप मुझे फोन करेंगे तो मैं आपसे बात करूंगा। आपने कहा, पहले तो एग्जाम में पहले ही देख लीजिए आप
कि दो कंसेक्यूटिव क्लॉज कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं आ सकते। फ्यूचर की पहचान क्या है? विल और शैल। आपने कहा यहाँ भी विल यहाँ भी विल लगा हुआ है, मतलब ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव क्लॉज को फ्यूचर टेंस में यूज किया गया है। अब सही क्या होगा? हमें ने कहा एक से विल को हटाना पड़ेगा, लेकिन आप गलत तरीके से अगर विल को हटा देंगे तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। विल कहां से हटेगा? जिसमें कंडीशन लगी हुई है, जिसमें अब कंडीशन कहाँ लगी है? आपने कहा इफ, तो इफ वाले सेंटेंस से आप विल को हटा दीजिए। आपने कहा इफ यू कॉल मी। अच्छा, मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि यदि आप मुझे कॉल करते हैं तो मैं आपसे बात करूंगा। इसका मतलब भी तो फ्यूचर में ही जा रहा है। आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नहीं निकालें उसका मीनिंग। ऐसे नहीं कि आप करेंगे तो मैं आपसे बात करूंगा, नहीं, आप मुझे कॉल करते हैं तो मैं आपसे बात करूंगा, ऐसे भी हम बोलते हैं। तो आपने कहा इफ यू कॉल मी आई विल टॉक टू यू। आप मुझे फोन करते हैं तो मैं आपसे बात करूंगा। दूसरे वाले सेंटेंस में राम विल नॉट कम अंटिल सीता विल इनवाइट हिम। अब देखिए आप, यहाँ पर राम विल नॉट, यहाँ पर विल लगा हुआ है और यहाँ पर भी विल लगा हुआ है। लेकिन अब दिक्कत यह है, कई लोग क्या करेंगे, हर बार सेंटेंस फर्स्ट को प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में ले जाएंगे। नहीं, आपने देखा कि इस वाले सेंटेंस में कोई भी कंडीशन नहीं लगी है। कंडीशन कैसे काउंट करते हैं? जैसे हमें पता है अंटिल वाला जो शब्द है वो कंडीशन को दिखा रहा है, तो मैं सर किसको मैं काउंट करूं, इसको यहाँ पर या यहाँ पर? तो आप देखेंगे जहां पर से ये शब्द लिखे हुए हैं वहां से आगे की तरफ आप जाइए, मतलब अंटिल जो है वो उस वाले सेंटेंस के लिए लगा हुआ है। इसका मतलब अंटिल अगर इस सेंटेंस में है तो इसमें विल की कोई भी जरूरत नहीं है। राम विल नॉट कम, राम नहीं आएगा जब तक सीता उसे इन्वाइट नहीं करेगी। विल की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने सीता किया, इनवाइट की जगह होगा इनवाइट्स, क्योंकि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस। क्यों लगा एस या ईएस, ये मैं पहले बता चुका हूं। आई विल नॉट गिव हिम मनी, ही वॉन्ट गो फॉर शॉपिंग। तो आपने कहा इफ लगा हुआ है सेंटेंस में, यदि मैं उसे पैसे नहीं दूंगा वह शॉपिंग के लिए नहीं जाएगा। आपने कहा कंडीशनल क्लॉज ये है, इफ आई विल नॉट नहीं होगा, इफ आई नॉट गिव हिम मनी ही वॉन्ट गो फॉर शॉपिंग। लेकिन इसमें दूसरी और चीज आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर नॉट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? नॉट। और नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के आता नहीं है। अगर आप विल को हटाएंगे तो नॉट को हटाएंगे क्या? नहीं। आपने कहा ये वाला सेंटेंस में प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में लेकर जाऊंगा। कौन से टेंस में लेकर जाऊंगा जी? प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। इसका मतलब विल नहीं तो कोई और हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी सर। इफ आई डू नॉट, क्या हो जाएगा? इफ आई डू नॉट गिव हिम मनी ही वॉन्ट गो फॉर शॉपिंग। कितनी आसान सी बात है। आपने कहा कंडीशनल क्लॉज को प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ले आइए, और प्रेजेंट के इंडेफिनिट में फिर मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस तो मुझे आता है। तो ये तीन वो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस से आपको आनी चाहिए थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला मैंने कहा कि इसमें वर्ब ऑफ परसेप्शन का यूज होता है जो कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं जाती। दूसरा आपने कहा इसमें कंडीशनल क्लॉज का यूज होता है तब जिसमें कंडीशन लगी है वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, और दूसरा वाला फ्यूचर में रहेगा। और एक और हमने बात की वर्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ड की हमने बात की कि जो शब्द आपकी फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आते हैं, ना कि कंटिन्यूअस में। फ्रीक्वेंसी वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आप किसी काम को एक बार करते हैं तो वंस, दो बार करते हैं तो ट्वाइस, कभी नहीं करते हैं तो नेवर, कभी कभी करते हैं तो समटाइम्स, और हमेशा करते हैं तो ऑलवेज। बड़ा ही आसान है इन शब्दों को याद करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी उत्साह के साथ और कुछ नया सीखेंगे प्रेजेंट के कंटिन्यूअस के बारे में। थैंक यू सो मच।